हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी यूनिट 9 की। यूनिट 9 के अंतर्गत हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स टॉपिक को समझा था। अब हम आगे चलकर बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की कि कंप्यूटर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन से पहले हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा जान लें कि सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो क्या कंप्यूटर फॉर्म में ही था? जी बिल्कुल नहीं। कैसे? सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो आया था बेबीलोन। ठीक है, अब बात आती है कि बेबीलोन जो कंप्यूटर था वो दिखने में कैसा था। तो वो दिखने में बिल्कुल सिंपल सा था। बात करें ये आया कहाँ से था, तो ये आया था 1642 ईस्वी, मतलब 1642 ईस्वी के आसपास आया था। कहाँ पर इसका आविष्कार हुआ था? तो इसका जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है और ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एमपीपीएससी या पटवारी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होती है या जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के जिन एग्जाम्स के अंतर्गत क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस बनने की मतलब काफ़ी सारी संभावना है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो बेबीलोन जो कंप्यूटर था वो था कैसा। तो आपने एक चीज़ जनरल नोटिस की होगी बचपन में कि जब हम छोटे थे तो कुछ इस प्रकार से हम स्लेट का यूज़ करते थे जिस पर क्या होते थे, मोती लगे हुए होते थे। अब बात आती है कि ये मोती का जो यूज़ है वो कैसे होता था, मतलब इसको हमने बेबीलोन जो कंप्यूटर का नाम दिया है वो था कैसा। तो ये बेसिकली क्या था, एक प्रकार से काउंटिंग करने का काम करता था। अब बात करें कैसे काउंटिंग होती थी, तो इसको हम सिर्फ बेसिकली क्या करते थे, काउंट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से जब जैसे ही हमने क्या कर लिया, काउंटिंग करना सीख ली इन द सेंस, मतलब अब हमारे पास एक तर्क आ गया कि क्यों ना अब हम आगे इस पर प्रोसेस करें। अब यहाँ से हमें कुछ आइडियाज़ मिलते गए। ठीक है, अब आइडियाज़ मिलते गए। अब इंसान भी क्या होता है, एक प्रकार से खुरापाती होता है कि कहीं ना कहीं उसे एक आइडिया की ज़रूरत होती है। जैसे ही उसे एक आइडिया मिलेगा वो आगे कहीं ना कहीं और बढ़ता चला जाएगा। तो उसी प्रकार से जब बात आ गई मशीन्स की, कैलकुलेशन का वर्क हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई। 1642 ईस्वी से क्या हुआ, हमें एक प्रकार की काउंटिंग मशीन मिल चुकी थी जिसका नाम था बेबीलोन। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। किस ईयर में हुआ था, तो ये 1642 ईस्वी के आसपास हुआ था। चलो अब हम बात करते हैं, अब अपने हम क्या चाहते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं और बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके भी डिफरेंट प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे हार्डवेयर के आधार पर। अब बात करते हैं हार्डवेयर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा, इसको हमने किस में डिवाइड किया है, जनरेशन में। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब बात आती है क्योंकि यहाँ जो जनरेशन है ये मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, या बात करें अभी तक के लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबकी इच्छा होती है हम अगर इतिहास भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम प्राचीन इतिहास, ठीक है, सबसे पहले हमें ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, प्राचीन में आता है, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, हम जनरेशन पर भी तर्क लगाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सबसे पहली जनरेशन। अब बात करें इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें इसके ईयर बात आती है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका एक तो ईयर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि इसमें जो बनने वाले कंप्यूटर थे वो थे कैसे। अब बात आती है आगे बढ़कर कि इसमें हम मेमोरी के तौर पर या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते थे। एक चीज़ और आती है कि इसमें हम किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और अगर हम बात देखें तो इसके अंदर जो ये वर्किंग प्रोसेस थी वो किसके आधार पर थी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि इसका जो ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट जनरेशन का ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक चला,
अब बात आती है 1942 से लेकर 1955 तक क्या रहा, फर्स्ट जनरेशन का दौर रहा। अब फर्स्ट जनरेशन इतने कम टाइम के लिए क्यों आई, ठीक है, तो उस चीज़ को भी समझते हैं। चलो ठीक है, कोई ना कोई चीज़ का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ी ना थोड़ी अच्छी तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जनरेशन के अंतर्गत जो चीज़ हम यूज़ कर रहे थे वो क्या था, हार्डवेयर के रूप में, वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब थी। अब दूसरी बात करें हम यहाँ पर कि इसमें हम मेमोरी के रूप में किसका यूज़ कर रहे थे, तो मेमोरी के रूप में हम किसका यूज़ कर रहे थे, पंच कार्ड का, ठीक है, पंच कार्ड का यूज़ कर रहे थे। दूसरी अगर हम बात करें पंच कार्ड या पेपर टिप वगैरह का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। अब जब हम पंच कार्ड का यूज़ करेंगे तो इसकी जो भंडारण क्षमता होगी वो कैसी होगी, काफ़ी कम मात्रा में, मतलब डाटा को स्टोर करेगा लेकिन कैसे, काफ़ी कम मात्रा में करेगा, और फिर क्या हो जाता था, फटाफट क्या हो जाती थी, मेमोरी फुल हो जाती थी। चलो, मतलब यहाँ पर अभी तो समस्या हमारे साथ बनी हुई है, ये हमारी सिर्फ क्या है, इसको बनाने का एक हमारा क्या उद्देश्य था कि हम एक बार ट्राई तो करके देखें कि हमसे कंप्यूटर बनता है या नहीं। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बात आती है लैंग्वेज की, कि ये डायरेक्ट ऐसे ही लैंग्वेज समझ लेता था, जनरली हमारी लैंग्वेज समझता था, जी बिल्कुल नहीं, ये पूर्ण रूप से कैसा था, पूर्ण रूप से था मशीन बेस्ड, यानी 0 और 1 ही समझता था, कोडिंग लैंग्वेज समझता था। अब आगे बात समझ में आई आपको कि इससे जो बनते थे सिस्टम्स वो दिखने में कैसे होते थे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका एक ड्रॉबैक यही था कि इससे निर्मित जो भी कंप्यूटर थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे, उनका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो काफ़ी क्या था, कठिन था। अब कठिन होने के साथ ये चीज़ होती थी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इम्पॉसिबल था, मतलब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे। अब बात आती है यहाँ पर कि हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, इसी कारण क्या हो रहा था, यहाँ पर इसके साइज़ काफ़ी बड़े थे। अब साइज़ जो थे वो काफ़ी बड़े तो थे, लेकिन इसका रख रखाव, मेंटेनेंस काफ़ी, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि काफ़ी कठिन था, डिफ़िकल्ट था। इसको फिर हमने क्या करा, अब यहाँ पर जब एक चीज़ और आपको समझा दूँ मैं कि पंच कार्ड वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, पंच कार्ड का कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रही थी, नॉर्मल इंसान इसको समझ नहीं सकता था। जो पूर्ण रूप से इन चीज़ों को जानता होगा वही इसका यूज़ कर पा रहा होगा। अब साइज़ भी बड़े थे, वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब के कारण हो क्या रहा था कि जो हीट है वो बहुत जल्दी जनरेट कर रहे थे। अब हीट जनरेट करने के लिए क्या कर रहे थे, हम इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एसी को लगा रहे थे। मतलब जहाँ पर भी सिस्टम रखे होते थे वहाँ पर बहुत सारे एसी को लगाया जाता था, किस लिए, कि वहाँ पर कमरे की ठंडक बनी रहे। अब इन चीज़ों को देखते हुए क्या हो रहा था, वहाँ पर खर्चे और बढ़ रहे थे। तो ये भी ड्रॉबैक है कि साइज़ बड़े होने के साथ साथ ये काफ़ी खर्चीला सिस्टम था। कौन सा, फर्स्ट जनरेशन वाला। अब बात आती है कि इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने क्या करा, सेकेंड जनरेशन का निर्माण किया। अब सेकेंड जनरेशन जो आई, सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू था सिस्टम को लेकर वो था हमारे साइज़ का। क्यों ना अब हम क्या करें कि जब तक सिस्टम तब तक काम का नहीं होगा जब तक हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा ना पाएँ, ठीक है। तो जैसे ही अब सेकेंड जनरेशन आ गई तो सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत हमने क्या करा, ट्रांजिस्टर का यूज़ स्टार्ट कर दिया। मतलब अब हमने क्या करा कि सबसे पहले साइज़ पर ध्यान दिया, ठीक है। पहले किस पर ध्यान दिया, साइज़ पर ध्यान दिया। चलो आ जाते वापस टॉपिक पर। 1955 से लेकर जहाँ फर्स्ट जनरेशन का ईयर समाप्त होता है वहीं से अब हम क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन की शुरुआत करेंगे। 1955 से लेकर 1964 तक क्या रहा, किसका दौर बना रहा, सेकेंड जनरेशन का। अब सेकेंड जनरेशन में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं। अब बात करें कि ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मेमोरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का यूज़ कर रहे हैं। चुंबकीय भंडारण का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और यहाँ पर निकल कर आती है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कैसी हो गई, वो हो गई हमारी थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज का अब हमने क्या कर दिया, यूज़ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक प्रकार की असेंबली लैंग्वेज का
यूज़ स्टार्ट हमने कर दिया, मतलब यहाँ पर हम उसको यूज़ करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, थोड़ा सा एक हमें तसल्ली हुई कि जो साइज़ काफ़ी बड़ा था उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर की मदद से सेकेंड जनरेशन में हमने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। खैर साइज़ छोटे हुए थे लेकिन इतने भी छोटे नहीं हुए थे कि अभी भी हम उसको आसानी से रख एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। ठीक है, अब हमने क्या करा कि चलो यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास आ गई है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो अभी तक हमारे साथ क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है वो आगे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर भी थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें भी अभी भी क्या लग रहा था कि काश थोड़ा और हो जाए इसमें मॉडिफिकेशन। फिर हमने क्या करा, थर्ड जनरेशन का निर्माण किया। थर्ड जनरेशन का ईयर जो था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर सेकेंड जनरेशन का ईयर समाप्त होगा वहीं से क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन का ईयर स्टार्ट हो जाता है। 1964 से लेकर 1975 तक क्या रहा, थर्ड जनरेशन का दौर रहा। अब बात करते हैं कि पहले तो हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर ली, ट्रांजिस्टर कर लिया रिप्लेसमेंट पर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस करके क्या हम कोई और हार्डवेयर को यूज़ करेंगे, तो हाँ बिल्कुल, कौन से हार्डवेयर को यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे आईसी को। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। कहीं ना कहीं जो आईसी है वो किसका कॉम्बिनेशन है या फिर किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है ट्रांजिस्टर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन समझ में आगे आती चली जाएगी। ठीक है, चलो अब बात आती है कि आईसी किसने बनाई थी। ठीक है, तो आईसी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आईसी का निर्माण किया था वो दो लोगों ने किया था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने। इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, आईसी का निर्माण हो चुका था 1958 में। ठीक है, 1958 के दशक में क्या हुआ था, आईसी का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक आपको एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है, आईसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आईसी का निर्माण जैसे किसने किया था, तो रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी ने इसका निर्माण किया था। कब किया था, 1958 में। अब बात करते हैं कि आईसी होती क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जिसका यूज़ हमने कब से सिस्टम में हमने कब से स्टार्ट करा यूज़ करना, थर्ड जनरेशन से करा। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन में हमने क्या करा, आईसी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब आईसी जो सेमीकंडक्टर की बनी होती है, इसमें ये पूर्ण रूप से बनी किससे होती है, तो ये किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। और सिलिकॉन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, SI। एक और चीज़ होती है इसके साथ साथ, जर्मेनियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, GE। ठीक है, इसको इन चीज़ों से डिनोट करते हैं। चलो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलकर बात करते हैं। अब थर्ड जनरेशन का वो दौर आ गया जिस पर क्या हुआ, हमारी जो समस्या है वो क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। ठीक है, हम आईसी का यूज़ करने लगे। अब बात करें यहाँ पर लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हमारे पास कौन सी आ गई थी, पास्कल लैंग्वेज हम थर्ड जनरेशन में यूज़ करने लगे। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगर देखें कि मेमोरी के लिए क्या कर रहे थे, तो मेमोरी के लिए हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक टेप में हमने क्या कर दी, हमें तो क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप भाई जम गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वृद्धि कर सकते, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो अब हमने क्या करा, मैग्नेटिक टेप में मेमोरी के लिए क्या करा, मैग्नेटिक टेप का यूज़ करने लगे और उसमें हमने क्या कर दी, उसमें भी वृद्धि कर दी। मतलब कहीं ना कहीं जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। चलो फिर भी हम क्या है, यहाँ पर अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे पूर्ण रूप से। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ चलते हैं, फोर्थ जनरेशन में। अब फोर्थ जनरेशन में हम जैसे ही आते हैं वहाँ पर क्या होगा, 1975 इसका जो ईयर है 1975, जहाँ पर हमारा थर्ड जनरेशन का ईयर समाप्त होगा, वहीं से क्या होगा, हमारा फोर्थ जनरेशन का क्या होगा, ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 1975 से लेकर 1989 तक क्या रहा, फोर्थ जनरेशन का दौर कायम रहा।
अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हम हार्डवेयर के रूप में किसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, VLSI का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि VLSI होता क्या है। तो VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अब ये चीज़ आती है क्या, ये चीज़ है क्या, तो जो ट्रांजिस्टर है वही पूर्ण रूप से क्या है, VLSI है। अब विभिन्न प्रकार के, या बात करें हम, एक मिनट, अब अगर हम आगे चलकर बात करें कि VLSI होता क्या है, तो VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं, जिसका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, 4th जनरेशन में कर रहे हैं। अब 4th जनरेशन में जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में चीज़ है क्या, समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखा होगा आपने कि जो साइज़ को कम करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। मतलब हमारे ट्रांजिस्टर ने क्या करा, सिस्टम के साइज़ को आते ही क्या करा, सबसे पहले सिस्टम के साइज़ को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब बात आती है कि जब घटा दिया तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिस्टर हमारे लिए और भी छोटे छोटे डिवाइसेस बना सकता है। ठीक है, फिर अब हमने क्या करा, एक प्रकार की VLSI का निर्माण कर लिया। VLSI के अंतर्गत क्या होता है, लाखों की मात्रा में क्या होता है, ट्रांजिस्टर गड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि गड़े हुए होते हैं और किस प्रकार से डिवाइस में काम करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन कवर करेंगे उसके अंतर्गत मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि VLSI होता क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की स्मॉल इंटीग्रेशन, VLSI एक प्रकार की वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन डिवाइस होती है जो क्या करती है, हमारे सिस्टम में हार्डवेयर के रूप में काम करती है। चलो अब हम बात करेंगे 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ईयर की बात करेंगे। तो जहाँ पर 4th जनरेशन का ईयर समाप्त तो होता है, वहीं से क्या होता है, हमारा 5th जनरेशन का ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती कहाँ तक, ठीक है, जो 5th जनरेशन का ईयर है 1989 से लेकर टिल नाउ, मतलब अभी तक, टिल नाउ अभी तक जो चल रहा है वो क्या है, हमारी 5th जनरेशन है। अब बात आती है कि 5th जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो 5th जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में हम क्या यूज़ करेंगे, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात आती है कि मैम आपने तो पहले VLSI यूज़ कर लिया 4th जनरेशन में, अब ये क्या बला आ गई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी आज आप देख रहे होंगे अभी के टाइम पर, क्योंकि ये जो जनरेशन चल रही है ये हमारी अभी के टाइम पर जो चल रही है वो 5th जनरेशन है। और 5th जनरेशन के अंतर्गत हम जो AI का यूज़ करते हैं, ठीक है, AI का यूज़ करते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो डिवाइसेस है उनका यूज़ करते हैं, जो ऑटोमेटिक सेंसर की तरह काम करने लग जाती है, उसमें हम क्या होती है, हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर क्या होती है, ULSI होती है। उसी के बदौलत क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो इतनी फास्ट काम करता है कि भनक पड़ते ही क्या हो जाए, या पलक झपकते ही क्या हो जाता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या फिर डाटा स्टोर हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिक डिवाइसेस काम करने लग जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। जी हाँ, जो 2nd जनरेशन है वो आखिरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी कि उसके अंदर जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे वो अब हम कहाँ कर रहे हैं, ULSI के अंदर भी कर रहे हैं। अब बात आती है क्या 1-2 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर लाखों की संख्या में, ठीक है, लाखों की संख्या में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं। किस में, ULSI में। ULSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम ULSI, SSI, MSI ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब SI की जो इसकी जो जनरेशन है, माइक्रो प्रोसेसर की जब जनरेशन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। चलो ठीक है, अब बात आती है
कि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो है किस प्रकार के। तो इससे आप सब लोग पूर्ण रूप से क्या हो, परिचित हो। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ये भी क्या है, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पर्सनल कंप्यूटर है वो हमारे 4th जनरेशन में भी आ चुके थे। मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, ये क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से मॉडिफाई होकर क्या हो रहे हैं, 5th जनरेशन में भी काम कर रहे हैं। एक चीज़ और आती है यहाँ पर, जब 5th जनरेशन में आए तो एक चीज़ और आ चुकी है, वो चीज़ क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है। अब बात करें कि नेटवर्क जो आया ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो सिस्टम स्टार्ट हुए थे उसमें कैसे हम कंप्यूटर में मतलब डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक या एक से अधिक पीसी को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये आपस में जो कनेक्ट है वो क्या है, पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। अब इनको जोड़ने से अब हमने क्या करा, एक नेटवर्क का निर्माण कर लिया, ठीक है। अब नेटवर्क का निर्माण कर लिया तो अब क्या, हमने एक लॉजिक क्रिएट करा कि यहाँ पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है डाटा कैसे जा रहा है, केबल के माध्यम से जा रहा है। तो क्यों ना जब आपस में जब हमने सिस्टम को कनेक्ट करा और केबल के माध्यम से डाटा का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो भी आसानी से हो रहा है। तो अब हम क्यों ना इसमें भी क्या करें, थोड़े से मॉडिफिकेशंस लगा दें। अब मॉडिफिकेशंस लगा दे तो क्या हुआ, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक ही रूम के अंदर क्या कर रहे थे, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। नेटवर्क का तो निर्माण हम कर चुके थे, तो क्यों ना अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ चेंजेस करें। तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेन का निर्माण किया। अब बात आती है लेन। लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता क्या है, जब हम एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। किसके माध्यम से, केबल्स के माध्यम से, ठीक है। अब बात करें कि एक ही बिल्डिंग के अंदर क्या ज़रूरत आ गई डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, चलो ठीक है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। आपने जनरली देखा होगा, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई कैंपस हो गया, इसके अंतर्गत भी हमें क्या होती है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या होती है, उसकी आवश्यकता होती है। तो क्यों ना अब हम क्या करें, लेन का यूज़ कर ले। एक प्रकार का जो नेटवर्क हम बना दें वो लेन बना दें, ठीक है। अब बात आती है तो हम क्या करेंगे, लेन के अंतर्गत डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा मेन। अब यहाँ पर जो था, जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था या डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा था, वो क्या हो रहा था, केबल के माध्यम से एक ही बिल्डिंग के अंदर हो रहा था। क्यों ना अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। अब आगे जब बढ़ाया जा रहा है तो क्यों ना हम इसको क्या करें, एक सिटी से दूसरी जगह सिटी तक भी पहुंचा दे। जब डाटा एक बिल्डिंग के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है तो हम अब क्या करें, इसको एक सिटी से दूसरी जगह सिटी में क्या करें, ट्रांसफ़र करें। अब सिटी टू सिटी, ठीक है, सिटी टू सिटी के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कौन सा, मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो अभी मेंस का जो रिज़ल्ट आया है इसमें कुछ बच्चों की अगर ब्रांच रही होगी इंजीनियरिंग वगैरह, या फिर बीएससी सीएस वगैरह, या बीसीए रहा होगा, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिटी टू सिटी के लिए हमें कौन से नेटवर्क की आवश्यकता होती है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलो अब इसकी रेंज आपसे पूछ सकता है, तो जो जनरली अगर हम देखें जो लेन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी जो रेंज होगी 0 to 1 किलोमीटर होगी। अब बात करें हम मेन की, तो इसकी जो रेंज होगी वो 1 to कितनी होगी, 10 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इससे बड़े भी नेटवर्क की हमें आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों ना होगी, आज हो ही रही है, उसके बिना काम ही नहीं हो रहा हमारा, ठीक है।
तो थर्ड जनरेशन के अंतर्गत हम क्या लेकर आ गए, वेन लेकर आ गए। वाइड एरिया नेटवर्क, अगर हम देखें सिंपल सा इसके एक एग्जांपल की, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अब हमें क्या करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है। भाई मैं तो चाहती हूँ कि अभी मेरा जो डाटा है वो कहाँ चला जाए, 1 मिनट में चला जाए अमेरिका। बिल्कुल चाहता ही है, हर कोई इंसान क्या होता है, इतना फास्ट काम करना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, वेन के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह या पूरे विश्व भर में हम क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। अब डाटा को ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो हमें क्या होगा, इसके लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। तो उस चीज़ को क्या नाम दिया गया है, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क होता है। इसकी अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन कहूँ तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन से कि नेटवर्क का ही समूह क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। लेन हुआ, लेन को जोड़ा तो मेन का निर्माण किया गया, और कई प्रकार के मेन को जोड़कर अब हमने क्या कर दिया, वेन का निर्माण करा, जो कि अंततः क्या कहलाया, इंटरनेट कहलाया। ठीक है, यहाँ तक आपको लेन मेन से भी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी इसके बारे में मैंने आपको लेन मेन वेन के बारे में डिटेल में नहीं बताया है, इसको हम इंटरनेट वाले पोर्शन में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैम आप हर चीज़ बोलते हो कि इस पोर्शन में कवर करेंगे, इसको इसमें कवर करेंगे। तो जी बिल्कुल, सिर्फ ये जनरेशन के अंतर्गत समझना ज़रूरी था, इसलिए ये मैंने आपको चीज़ें समझा दी। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पर एक चीज़ और, कि अब हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी, वर्किंग, मतलब वर्किंग पर जो आधारित कंप्यूटर होते हैं उसकी। तो बेस्ड ऑन वर्किंग प्रोसेस, बेस्ड ऑन वर्किंग, अभी तक हमने क्या देखा, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को। अब हम आगे चलकर देखेंगे वर्किंग के आधार पर जो कंप्यूटर होंगे उनको। तो इसके अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे, एनालॉग की। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल की। थर्ड हम बात करेंगे हाइब्रिड की। ठीक है, चलो, एनालॉग से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं, और डिजिटल बेस्ड कंप्यूटर कौन से होते हैं, और हाइब्रिड वाले कौन से होते हैं, इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। आई होप कि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कुछ MCQs को भी हम डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में, मतलब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।